हाय एवरीवन, आज 31 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। इस वर्ष का अंतिम दिवस है, तो इसको भी आप थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज करिए। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। किस देश की मैग्लेव ट्रेन ने केवल 2 सेकेंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर विश्व का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये चीन की मैग्लेव ट्रेन ने क्या करी है, 2 सेकेंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर करके विश्व का रिकॉर्ड बना लिया है। मैग्लेव का पूर्ण रूप की बात करते हैं तो मैग्नेटिक लेविएशन है। इसमें ट्रेन और पटरी के बीच कोई संपर्क नहीं रहता, यह चुंबकीय प्रतिकर्षण के कारण हवा में तैरती है। इसकी परीक्षण की बात करते हैं तो इसका परीक्षण 400 मीटर ट्रैक पे किया गया है। ट्रेन का वजन लगभग 1 टन था। चीन के सिंजियांग में ही विश्व की सबसे लंबी सुरंग भी है, उसको भी आपको ध्यान रखना। उसका नाम तियानशान सेंगली सुरंग है, जिसकी लंबाई 22.13 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के कुछ खेलों की मेजबानी भारत का कौन सा संस्थान करेगा? राष्ट्रीय शिक्षा विश्वविद्यालय गुजरात करेगा। 60 से अधिक खेलों में से 8 खेलों का आयोजन भारत में पहली बार होगा। आयोजन स्थल की बात करते हैं, गांधीनगर गुजरात में होगा। गांधीनगर में ही इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 भी होगी, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बम डिस्पोजल सिस्टम के लिए BIS द्वारा अधिसूचित पहला समर्पित भारतीय मानक कौन सा है? तो IS 19445 2025 है, और यह बम डिस्पोजल सिस्टम से संबंधित भारत का पहला मानक है। BIS की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और BIS उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। महामना वाङ्मय द्वितीय संस्करण पुस्तक किस महापुरुष के लेखन व भाषणों पर आधारित है? पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखन व भाषणों पर आधारित महामना वाङ्मय है। इस पुस्तक के विमोचन की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय की बात करते हैं तो इन्होंने BHU की स्थापना करी है 1916 में। इनको भारत रत्न भी मिला था 2015 में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्रम कहाँ पे स्थापित किया गया है? इसकी गणनात्मक क्षमता की बात करते हैं तो 838 टेराफ्लॉप्स है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विजय भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है? अर्जुन एरिगेसी और कुरेने हम्पी ने जीता है। आयोजन स्थल की बात करते हैं, दोहा कतर में हुआ है। पुरुष वर्ग में स्वर्ण की बात करते हैं तो मैग्नस कार्लसन ने जीते हैं, और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। महिला वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता की बात करते हैं तो अलेक्जेंड्रा है, ये रूस की है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। मुडगोड तिब्बती बुद्ध सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। इस सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संबोधित किया है। इसकी आयोजन की बात करते हैं तो वे 14वें दलाई लामा की 90वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। किरण रिजिजू की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इको सेंसिटिव जोन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के किस अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। जिला की बात करते हैं, जिला गोंडा उत्तर प्रदेश में है, और इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1084 हेक्टेयर है। यहाँ अक्सबो झील है, जिसको गोखुर झील भी कहते हैं, और यहाँ पे गिद्ध संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। मंडल पूजा से संबंधित है। मंडल पूजा किस प्रसिद्ध मंदिर से संबंधित है? तो शबरीमाला श्री धर्मशास्त्रा मंदिर केरल से संबंधित है। यह भगवान अयप्पा को समर्पित मंदिर है। 41 दिनों के कठिन व्रत के बाद यह पूजा होता है। मकर संक्रांति पर मकर विलक्कू पर्व भी मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न में आते हैं। ग्रीन टू गोल्ड पहल से संबंधित है। ग्रीन टू गोल्ड पहल के अंतर्गत औद्योगिक भांग की खेती को किस राज्य ने मंजूरी दे दी है? तो हिमाचल प्रदेश ने मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य क्या है? औषधि और औद्योगिक उपयोग होगा। अवैध नशीले पदार्थ के निर्माण पर रोक लगेगा। कुल्लू, मंडी, चंबा में जंगली भांग पाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने डिस्कस तो किया है, बट एक बार फिर से मैं पंचवर्षीय योजना के बारे में रिवीजन करा देता हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसका टाइम पीरियड की बात कर, यह योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। मॉडल की बात करते हैं, यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका प्रारूप के.एन. राज ने तैयार किया था। उद्देश्य क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का? इसका मुख्य ध्यान कृषि एग्रीकल्चर पर था। विकास की दर की बात करते हैं, जो लक्ष्य था 2.1% था, लेकिन 3.6% की वृद्धि हासिल की गई थी, जो लक्ष्य से अधिक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के प्रमुख बिंदु क्या थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करते हैं, 1956 से 1961 तक रहता है। मॉडल की बात करते हैं, यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका जो उद्देश्य था, इस योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया, जिसमें प्रमुख उपलब्धियां थी। इसी योजना के दौरान भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में आयरन स्टील प्लांट स्थापित किए गए। विकास की दर की बात करते हैं, लक्ष्य 4.5% का था और प्राप्ति 4.27% थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक क्यों असफल रही थी? 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। यह मॉडल सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था कृषि और उद्योग दोनों पर बल देना। असफलता के कारण ये थे, यह योजना 1962 के दौरान भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी और असफल रही। अन्य घटना की बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में, इसी दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था और 1965 में भारतीय खाद्य निगम, जिसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में एफसीआई का इस्टेब्लिशमेंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं योजना अवकाश की। योजना अवकाश, जिसको प्लान हॉलीडेज बोलते हैं, ये क्या था और यह कब हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद 1966 से लेकर के 1969 तक 3 वर्षों के लिए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। इसे योजना अवकाश कहा जाता है। इसी दौरान एक एक वर्ष की योजना शुरू की गई थी। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 की मुख्य बातें क्या थी? तो इसका टाइम पीरियड की बात करते हैं, 1969 से लेकर के 1974 तक थी। यह मॉडल अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी और इसका प्रारूप डी.आर. गॉडगिल ने तैयार किया था। उद्देश्य की बात करते हैं, इसका लक्ष्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना, डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये पहली बात हो गई। इसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 1974 में पहला परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पोखरण में किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 क्यों अद्वितीय थी? यह भारत का एकमात्र ऐसी योजना है जो अपने निर्धारित समय 5 वर्ष से पहले केवल 4 वर्षों में ही समाप्त हो गई। 1974 से लेकर 1978 तक ही रही थी। यह डीपी दर मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन था। रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक क्या था? 1978 में सरकार बदलने के बाद मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर रोलिंग प्लान शुरू किया था। विश्व में इसके जनक डॉक्टर गुरनार मिर्डर थे। उनकी पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका उल्लेख है और भारत में इसे लक्कड़वाला ने लागू किया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के दौरान क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी? यह मॉडल आगात निर्गत मॉडल पर आधारित था, जिसको इनपुट आउटपुट मॉडल बोला जाता है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1982 में। 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1980 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन मेघदूत
1984 में चलाया जाता है ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन पर कब्जा करने के लिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर के 1990 तक क्या नारा था? इस योजना का प्रसिद्ध नारा रोटी रोजी और उत्पादकता या भोजन काम और उत्पादकता था। इसी योजना के दौरान 1988 में सेबी की स्थापना होती है, जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। एलपीजी सुधार कब और क्यों अपनाए गए थे? 1990 से 92 के योजना अवकाश के दौरान 1991 में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संकट उत्पन्न हो गया था। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस संकट से निपटने के लिए 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, जिसे एलपीजी सुधार कहा गया था। जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी अपनाई गई थी, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण की बात की जाती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 का मुख्य फोकस क्या था? तो यह मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य बल मानव संसाधन विकास था, जो 1990 में आए एचडीआई मानव विकास सूचांक की अवधारणा से प्रेरित था। अन्य घटनाएं की बात करते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना में। इसी दौरान 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, जो पंचायती राज और नगर निगम के लिए है। इसी समय 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य बातें क्या थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक होता है। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ आर्थिक विकास था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को और कारगिल युद्ध 1999 में इसी दौरान हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी। यह भी आगात निर्गात मॉडल पर आधारित थी। नरेगा अधिनियम 2005 में आया और 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 की विकास दर की क्या विशेषता थी? इसका लक्ष्य तीव्र और समावेशी विकास, जिसको रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें 8% की विकास दर हासिल की गई थी, जो सभी पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक की सबसे ज़्यादा थी। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसी दौरान आया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का लक्ष्य क्या था? यह अंतिम पंचवर्षीय योजना था, जो 2012 से 2017 तक चला था। इसका लक्ष्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास, जिसको रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें कृषि के लिए 4% और प्रजनन दर को 2.1%, जिसको प्रतिस्थापन दर बोलते हैं, पर लाने का लक्ष्य रखा गया था। भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन और उसके प्रावधान के बारे में देखने वाले हैं। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसका संबंध भूमि सुधार से है। अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 भी जोड़ा गया, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। यह प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। इस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। फजल अली कमीशन का गठन 1953 में इसी उद्देश्य से हुआ था। 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर के 62 कर दिया गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इस संविधान संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब जाकर के 22 भाषाएं हैं। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्तियां प्रदान की गई थी। हालांकि इसके बाद केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संसद की यह शक्ति असीमित नहीं है, बल्कि सीमित है और इस संविधान के मूल ढांचा को नहीं बदल सकती है। 26वां संविधान संशोधन 1971 की बात करते हैं। राजाओं को दिए जाने वाला प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया, जो देशी रियासतों के एकीकरण के बदले में दी जाने वाली एक बड़ी राशि थी। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया और ये भारत का 22वां राज्य सिक्किम बन के आया था।
42वां संविधान संशोधन 1976 की बात करते हैं। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान में प्रस्तावना में संशोधन किया जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए और प्रस्तावना में अब तक ये एकमात्र संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन में फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, जो भाग 4A में अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल थे। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, इसको जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन में राज्य सूची से समवर्ती सूची में विषयों को हस्तांतरण किया गया, जिसमें 5 विषय वन, वन्य जीव, मापतोल, न्याय प्रशासन और शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। नए अनुच्छेद आर्टिकल 39A जो निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है, आर्टिकल 48A जो पर्यावरण संरक्षण की बात किया जाता है, ये भी 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 की बात करते हैं। ये मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुआ था। इसमें संपत्ति के अधिकार में बदलाव किए जाते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसे कानूनी अधिकार, जिसको लीगल राइट बनाया गया, जो अब अनुच्छेद 300A में है। पहले इसमें आर्टिकल 30 पहले संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31, पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल लगने के लिए कैबिनेट की लिखित अनुमति को अनिवार्य किया गया। संविधान में कैबिनेट शब्द की पहली बार उल्लेख इसी संशोधन में हुआ था। आ जाते हैं 52वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, जो 1985 में हुआ था। राजीव गांधी के कार्यकाल में दल बदल विरोधी कानून आया था, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। संविधान में 10वीं सूची जोड़ी गई, जिसका उद्देश्य दल बदल को रोकना था। आ जाते हैं 61वें संविधान संशोधन, जो 1989 में हुआ था। यह राजीव गांधी के कार्यकाल में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। अब आ जाते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 में। पंचायती राज व्यवस्था या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर के 243O शामिल किया गया। 24 अप्रैल 1993 से इसको लागू किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 की बात करते हैं। ये शहरी स्थानीय स्वशासन की बात करता है, जिसमें नगर पालिका, नगर निकाय से संबंधित है। संविधान में भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में टोटल 18 विषय हैं। आ जाते हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 की बात करते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। अनुच्छेद 51A क्लॉज K के रूप में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। आ जाते हैं 89वां संविधान संशोधन 2003 की बात करते हैं। अनुच्छेद 338A को जोड़ा गया, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का उल्लेख है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का उल्लेख किया गया है। 91वां संविधान संशोधन 2003 की बात करते हैं। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया है। इसके अनुसार कुल लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। आ जाते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी जाती है, जो बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली होती है। 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समिति से संबंधित है। संविधान के भाग 9B अनुच्छेद 43B और अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज C में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। 99वां संविधान संशोधन 2014 की बात करते हैं। यह एक ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति, जिसको नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन के निर्माण की बात करता है, जिसका उद्देश्य कॉलेजियम पद्धति को बदलना था। आ जाते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015 की बात करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर जमीन के आदान प्रदान से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन 2016 की बात करते हैं, जिसमें GST, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, इससे संबंधित है। यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। विजय केलकर समिति के सिफारिश पर यह आया था। संविधान में अनुच्छेद 246A GST का उल्लेख है और अनुच्छेद 279A जो GST काउंसिल का उल्लेख, जिसका प्रमुख भारत के वित्त मंत्री होता है, ये सब जोड़ा गया।
102वां संविधान संशोधन 2018 की बात करते हैं। इसमें आर्टिकल 338 बी जोड़ा गया, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करता है। इसमें यह निर्धारित किया गया कि कौन सी जाति पिछड़ा वर्ग में आएगी और यह अधिकार केंद्र सरकार का होगा। आ जाते हैं 103वां संविधान संशोधन 2019 की, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं, 10% आरक्षण की बात किया जाता है। संविधान में अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण और अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात किया जाता है। आ जाते हैं 104वां संविधान संशोधन 2019 की, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। आ जाते हैं 105वां संविधान संशोधन 2021 की। यह 102वें संविधान संशोधन में संशोधन करता है। यह राज्य सरकारों को यह अधिकार देता है कि वो अपनी स्वयं की राज्य सूची में शामिल की जाने वाली पिछड़े वर्गों की जातियों की पहचान कर सके, जो शक्ति 102वें संविधान संशोधन में केंद्र के पास दी गई थी। राष्ट्रपति ने 18 अगस्त 2021 को इस पर हस्ताक्षर कर दिया था। आ जाते हैं 106वां संविधान संशोधन 2023 की। इसे नारी शक्ति वंदनम अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह 128वां विधेयक था। इसका उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करना है। इसे अर्जुन मेघवाल ने पेश किया था और राष्ट्रपति ने इसे 28 सितंबर 2023 को सहमति दे दी थी। यह अगला परिसीमन 2026 के बाद लागू होने वाले चुनाव में लागू होगा। आ जाते हैं 129वां संविधान संशोधन विधेयक की। ये संविधान संशोधन विधेयक है जो प्रस्तावित किया गया है। भारत का नवीनतम विधेयक है। जो यह वन नेशन वन इलेक्शन की बात किया जाता है, जो एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। यह रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिश पर पेश किया गया था।